हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th एनसीईआरटी का लास्ट और 16th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो उसमें मैंने पहले वीडियो में आपको एयर पॉल्यूशन पूरी तरह से बता दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन पे, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि 2-3 ऐसे पॉल्यूशन है जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे शरीर में एंटर करते हैं और हमको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो सॉइल पॉल्यूशन है वो इनडायरेक्टली हमको इफेक्ट करता है क्योंकि पहले वो प्लांट को इफेक्ट करते हैं, फिर प्लांट हमको इफेक्ट करते हैं, तो थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन एयर और वाटर पॉल्यूशन डायरेक्ट हमको इफेक्ट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन में देखिए हम दो कैटेगरी समझ सकते हैं, एक तो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, दूसरा केमिकल पॉल्यूशन। वैसे फिजिकल पॉल्यूशन भी आ सकता है लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना केमिकल और बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल पॉल्यूशन कौन है? जैसे कि बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया। मानव मल जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, अगर वो पानी में मिल रहा है तो चूंकि एक्सक्रीटा में हमारे बहुत सारे ई कोलाई और दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं तो वही पानी मिल जाते हैं नदी में, तालाब में, और वो पॉल्यूटेड हो जाता है क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद हम उसको पॉल्यूटेड मान लेते हैं। वैसे केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो बहुत सारे फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, जैसे कि चमड़ा उद्योग है जो लेदर फॉर्मेशन करते हैं, लेदर इंडस्ट्री, या फिर शुगर इंडस्ट्री है। इनके जो इफ्लुएंट है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होते हैं, है ना। आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनके जो इंडस्ट्री है इनसे इनऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज होते हैं। तो इन फैक्ट्रीज के इफ्लुएंट में ये सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो अल्टीमेटली नदियों में आते हैं और उसके वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। इनके पॉल्यूशन के कारण से अगर उस पानी को डायरेक्टली पी रहा है या उसमें नहा भी रहा है तो ये उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। पीने वाले को तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, नहाने वाले को भी उसमें स्किन डिजीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय द डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट। तो शुरू से ह्यूमन बॉडी की मतलब प्रॉब्लम रही है कि अपना वेस्ट वाटर वो कहाँ डिस्पोज करे, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन होता है, उसके लिए आसान होता है कि वो नदी में छोड़ दे। यही कारण है कि जो बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हैं क्योंकि नदियों से उनको पानी मिल भी जाता है और अपना वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने के लिए उनको जगह भी मिल जाता है। We tend to believe that water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline as well as that of all other living organisms. तो देखिए हम ये सोचते हैं कि पानी सब कुछ बहा ले जाएगा, जबकि हम इस बात को नहीं समझते हैं कि जो नदियां हैं हमारी जीवन रेखा है, हमारी लाइफलाइन है। न सिर्फ हमारी बल्कि आसपास के सारे एनिमल्स और प्लांट्स की भी लाइफलाइन होती है नदी। इस चीज को सोचे बगैर हम ये समझते हैं कि नदी में जो भी डाल देंगे तो धुल जाएगा, वॉश हो जाएगा, और हम डाल देते हैं सारी चीजें। कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू आवर रिवर्स एंड ड्रेन्स, है ना। क्या क्या चीजें हम उसमें धोते हैं, वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं। चलिए ये तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि ये पॉल्यूशन करे, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है फैक्ट्रीज से, और ज़्यादा होता है वो शहरों की जो नाली का पानी मिल जाता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड द पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, एस्चुरीज एंड ओशियन आर बिकम पॉल्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि केवल नदियां पॉल्यूटेड हैं, तो नहीं, समुद्र तक भी पॉल्यूटेड हो चुका है। समुद्र में जो है इतने प्लास्टिक वेस्ट जमा हो चुके हैं कि उनको खाने कारण से जो समुद्री जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनकी भी मौत हो रही है। तो सारी चीज़ें पॉल्यूटेड हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे नदी है, तालाब है, झरने हैं, झील है, जो भी चीज़ें हैं सब के सब पॉल्यूटेड हो चुके हैं। Realizing the importance of maintaining the cleanness of the water bodies, the government of India has passed the वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये देखिए हमने वहां पर देखा कि पॉल्यूशन एक्ट जो है वो आया था 1987 में, फिर एयर पॉल्यूशन एक्ट उससे पहले आ चुका था एक बार, 1986 में आया था पॉल्यूशन एक्ट, और एयर पॉल्यूशन एक्ट आया था 1981 में जो अमेंड हुआ ना 1987 में। लेकिन आप देख सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन एक्ट उससे और पहले आ चुके हैं सबसे, वो है 1974 टू सेफ गार्ड और वाटर रिसोर्सेज।
डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, क्योंकि जो बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उनसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जैसा मैंने कहा कि लेदर इंडस्ट्री और शुगर से ऑर्गेनिक और बाकी से इनऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज होते हैं, वो सब नदियों में आते हैं। डोमेस्टिक सीवेज, चूँकि पूरे शहर के जो नाली का पानी है, जिसमें नहाने के बाद, कपड़े धोने के बाद जो पानी आ रहा है, डिटर्जेंट आ रहा है, ये तो ठीक है। इसके अलावा जो है, जो टॉयलेट का कनेक्शन है वो भी उसी से, नाली से जुड़ा होता है। इसी कारण से ह्यूमन एक्सक्रीटा भी एनी हाउ नालियों से होते हुए नदी में पहुंच रहा है, और उसके कारण से नदी के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर जा रहे हैं और वो पीने लायक नहीं रह जा रहा है। एज वी वॉक विथ वाटर इन आवर होम इन द सिटीज एंड टाउन, वी वॉश एवरीथिंग इन टू ड्रेन, है ना, सब कुछ धो करके हम नदी नालों में बहा देते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर द सीवेज दैट कम आउट ऑफ आवर हाउस गो? तो क्या आपको मालूम है कहाँ जाता है? तो नाली में जाता है, नाली से नदी में जाता है। जो आपके शहर में जो नदी है, क्योंकि हर शहर के पास एक नदी है, भोपाल को छोड़ के, भोपाल जो है पहाड़ों में बसा हुआ है, लेकिन जो बाकी शहर हैं जितने भी, उनके आसपास से कोई ना कोई नदी गुजरती है, इस टाइप के होते तो उसी नदी में जाती हैं। व्हाट हैपन्स इन विलेजेस? विलेज में क्या करते हैं पता है? आप पता नहीं गांव में रहे हो कि नहीं, मैं रहा हूँ गांव में। कुछ गांव में तो आजकल नालियाँ बन गई हैं और गांव के बाहर जो है छोटे मोटे नाले वगैरह रहते हैं, तो उसमें छोड़ दिया जाता है गांव का पानी। नहीं तो क्या करते हैं गांव वाले, अपने घर के पास एक गड्ढा बना के रखते हैं, उसको सोख्ता गड्ढा कहते हैं, सोख्ता गड्ढा। उसको कैसे बनाते हैं? तो ईंटें वगैरह डाल देते हैं उसमें और उसी में नाली का पानी डालते हैं और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, है ना, फिल्टर होकर नीचे चला जाता है। और बाकी जो पानी होता है, मान लो नहीं एब्जॉर्ब कर पाए तो गड्ढे में भरा रहता है। अब मान लो गड्ढे का पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा बाद में, तब तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे मॉस्किटो पैदा होंगे और मॉस्किटो के कारण से क्या होगा कि पूरे गांव में फिर मलेरिया, फाइलेरिया टाइप की बीमारियां फैलने लगेंगी। या फिर जो क्या करते हैं, जिनके पास जगह नहीं रहता तो नाली का पानी वो रोड में छोड़ देते हैं। जो जनरल रास्ता है उसमें किनारे किनारे ऐसे थोड़ा सा ऐसे रास्ता टाइप का बना देते हैं पानी निकलने के लिए, उसमें निकलते रहता है। तो गाँव में ये और भी ज़्यादा बड़ी समस्या है नाली का पानी निकालने की। Is the sewage treated before being transported to the nearest river and mixed with it? देखिए, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि बड़े बड़े तालाब टाइप का बना देते हैं, पहले उसमें सीवेज वाटर छोड़ते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, एल्गी डेवलप करते हैं, फंगाई बैक्टीरिया डेवलप करके वाटर को साफ करते हैं, उसके बाद नदी में छोड़ते हैं। तो ये सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, ये बड़े शहरों में होता है या छोटे शहरों में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बड़े शहरों में तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बड़ा जगह चाहिए और उतना बड़ा जगह वहाँ पर खाली जगह मिलता नहीं है। ए mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use। ये देखिए, 0.1% भी अगर इम्प्योरिटी आ गया है पानी में तो पीने लायक नहीं रह जाता है। यू हैव रीड अबाउट, देखिए यहाँ पर 16.2 एक फिगर दिया है, कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। देखिए, वेस्ट वाटर में 99.9% तो वाटर ही है, ठीक है। अब जो 0.1% पार्ट है वो है इम्प्योरिटीज। ये देखिए 0.1% इम्प्योरिटीज है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है? तो कुछ तो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। सॉलिड में मेनली सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, मिट्टी है, बालू है, रेत है। ये समस्या नहीं है, इसको तो आप छान के अलग कर सकते हो पीने से पहले, या रख दोगे तो नीचे बैठ जाएगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अब दूसरी जो समस्या चालू हो रही है, देखिए, ये कोलाइडल मटेरियल्स, फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स। तो फीकल मैटर जो हमारा एक्सक्रीटा है, फीकस है, मल पदार्थ है, वो आ रहा है, बैक्टीरिया है, कपड़े, पेपर, इनके फाइबर्स निकलते हैं कपड़े धोते समय, वो आ जाते हैं। इनके भी सड़ने से जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तीसरा है डिजॉल्व मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम। ये कहाँ से आता है पता है? ये खेतों से आता है। खेतों में हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वो एनी हाउ पानी में धुलता है खेतों से, बारिश के पानी से, और नदियों में, तालाबों में पहुंचता है, और उसी कारण से उनमें एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है कि अगर पानी में ये सब न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं तो ये किसी प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। और पानी में कौन से प्लांट होते हैं? ज़्यादातर एल्गी होते हैं, है ना, और पिस्टिया, हाइकॉर्निया, ये सब होते हैं। तो उनका अत्यधिक ग्रोथ होना चालू हो जाता है, और परिणाम ये होता है कि उस पानी में फिर दूसरे एनिमल्स जो है, फिश वगैरह, वो ग्रो नहीं कर पाते और वो अनफिट हो जाता है एनिमल्स ग्रोथ के लिए।
ठीक है, यू हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन चैप्टर 10, ये हमने पढ़ा दिया, मैंने पहले ही बताया है। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव, व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव आर dissolved salts such as nitrates, phosphates and other nutrients and toxic metal ions and organic compounds। देखिए जैसा मैंने कहा कि रेत वगैरह को तो छान के अलग कर सकते हो, लेकिन इनको आप अलग नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। नाइट्रेट, फॉस्फेट, अदर न्यूट्रिएंट्स जो केमिकल फर्टिलाइजर से आए हैं, और टॉक्सिक मेटल आयंस ये सब हमारे वहाँ से आते हैं फैक्ट्रीज से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे घरों से आते हैं, या फिर शुगर या लेदर इंडस्ट्री से आता है। ये एक फिगर जो मैं आपको बताने वाला था, ये आगे हम बीओडी के रूप में अभी थोड़ा सा ये चैप्टर में आगे आ रहा है, फिर मैं इसको समझाने वाला हूँ। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर व्हिच readily decomposes thanks to bacteria and other microorganisms which can multiply using these organic substances as substrate and hence utilize some of the components of the sewage। देखिए जो घरेलू नाले का पानी है, सीवेज जो वाटर है, उसमें मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि टॉयलेट का कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है। हम जो फीकस पास करते हैं मल पदार्थ, वो टॉयलेट से होते हुए एनी हाउ नाले में जाता है, तो उसके कारण से ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ गए पानी में। अब ऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ पर बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर जनरली एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, और एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज़ करके उन ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। इसी को यहाँ पर हम एक टर्म लेते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम ये जो 10th चैप्टर पढ़े थे उसमें भी हम इसके बारे में बात किए थे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वाटर में, मान लो 1 लीटर पानी हम लेते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो बीओडी बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल कम है तो ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ेगी, तो बीओडी कम हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा और कम, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा तो ज़्यादा, कम है तो कम। मतलब ये है कि किसी का बीओडी ज़्यादा है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है, का मतलब है कि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है और वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो चलिए अपन ये ग्राफ समझ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए शुरू में देखिए पानी बह रहा है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन आप देखिए, है ना। शुरू में ऑर्गेनिक मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा है तो बीओडी यहाँ पर ज़्यादा है, और फिर जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो डिकम्पोज होते जा रहे हैं और बीओडी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। बीओडी कम होता चला गया, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल अब डिकम्पोज होता चला गया, तो ऑक्सीजन डिमांड कम होता चला गया बैक्टीरिया के द्वारा। और शुरू में आप देखिए कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व था पानी में वो बैक्टीरिया के द्वारा तेजी से यूज हो गया, तो शुरू में ऑक्सीजन जो है कम पड़ गया पानी में। फिर जैसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज होता चला गया, ऑक्सीजन की खपत कम होती चली गई, तो ये ऑक्सीजन की खपत कम होने के कारण से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई पानी में। तो शुरू में बीओडी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कम पड़ गया, और जब बीओडी कम हो तो ऑक्सीजन फिर बढ़ने लग गया। किसमें? पानी में। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो डिकम्पोज होते चले गए इनके एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, और बीओडी कम होता चला गया, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। कैन यू एक्सप्लेन हाउ? तो मैंने कहा ना कि बीओडी ज़्यादा का मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है, कम का मतलब कम। मैंने डिटेल बता दिए है आपको, उस चैप्टर में भी बताया था। इन द चैप्टर on microorganisms you have read about the relation between BOD, microorganisms and the amount of biodegradable matters। तो कई चैप्टर्स में हमने इनके बारे में बात किया है। कम से कम 10th चैप्टर में हमने, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने इस BOD के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। फिगर 16.3 शोज, यहाँ पर इसी फिगर की बात कर रहे हैं ना, 16.3, ये देखिए, है ना, जिसमें हमने कहा कि BOD ज़्यादा तो ऑक्सीजन कम पड़ गया और बीओडी कम होने लगा तो ऑक्सीजन बढ़ने लग गया पानी में। इसी फिगर की बात कर रही है। फिगर 16.3 शोज सम ऑफ द चेंजेस दैट वन मे नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द रिवर। तो जब हम सीवेज को पानी में छोड़ देते हैं, नदी में छोड़ देते हैं, तो शुरू में बीओडी ज़्यादा होने के कारण से ऑक्सीजन कम पड़ने लगता है, और बाद में बीओडी कम तो ऑक्सीजन बढ़ने लगता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स involved in biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lots of
ऑक्सीजन and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge। वही लिखा है, जब शुरू में बीओडी ज़्यादा है तो उसने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया पानी का, तो ऑक्सीजन पानी में कम हो गया, और बाद में जब बीओडी कम होने लग गया, जरूरत कम होने लग गई, तो बाहर से ऑक्सीजन घुलने लग गया, पानी में घुल ही रहा है शुरू से, तो ऑक्सीजन फिर बढ़ने लग गया पानी में। दिस कॉजेज मोर्टिलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रीचर्स। और जब बीओडी ज़्यादा रहता है पानी में तो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, किसके द्वारा? एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। तो मछलियों के लिए, दूसरे और ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन कम पड़ने लगता है पानी में, तो उस समय अगर वो नहीं जा पाए क्लीन वाटर की तरफ तो फिर उन मछलियों की मौत भी हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर्स आल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। तो मैंने अभी इसके बारे में चर्चा किया था कि आपने खेतों में फर्टिलाइज़र डाल दिया, फर्टिलाइज़र जितना यूज़ हुआ हो गया वहाँ पर खेत में जो क्रॉप आपने लगाया है, लेकिन बाकी जो है धुल जाता है और धुल करके पहुँचा वो पानी में, पानी से नदी में या तालाब में। अब वही न्यूट्रिएंट दूसरे प्लांट के ग्रोथ को वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पर एल्गी जो है, विशेषकर प्लैंक्टोनिक फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये डेवलप करने लगते हैं, और उसके कारण से पानी जो है वो हरा दिखने लगेगा ऊपर से, एल्गी के कारण से, और इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। अगर इस कंडीशन में आइकॉर्निया पिस्टा डेवलप कर गए तो फिर तो वहाँ दूसरे ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए जगह ही नहीं रह जाएगा। Which imparts a distinct color to the water body। ये देखिए, मैंने कहा ना हरा या नीला दिखने लगेगा। Algal blooms cause deterioration of the water quality and fish mortality। क्योंकि ये जो एल्गल ब्लूम है ना, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी से, ऑक्सीजन कम पड़ने लगता है, और दूसरे जो प्लांट है उनको भी डेवलप नहीं होने देते, और इसके कारण से फिश को खाने पीने की और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और वो मरने लगते हैं। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। इनमें से जो मेन ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसायरा, है ना, आसिडोटेरिया, ये जो है ये काफ़ी ये होते हैं टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट करते हैं, और उसके कारण से वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो भी मर जाते हैं, और अगर वो पानी ह्यूमन ने पी लिया तो भी मर जाएगा। You may have seen the beautiful mauve colored flowers found on the very appealingly shaped floating plants in water body। तो कई बार आप डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स आप देखोगे प्लांट में जो पानी में तैर रहे हैं। These plants which were introduced into India for their lovely flowers have caused havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways। देखिए, इनमें से एक प्लांट है वाटर हाइसिंथ, ठीक है, जिसको अपन आइकॉर्निया कहते हैं। ये चौड़ी चौड़ी इतनी इतनी बड़ी पत्तियां होती हैं। बिल्कुल आप देखे होंगे, अगर आपके घर के आसपास या शहर में तालाब होंगे, नदी होंगे, रुके हुए पानी होंगे कहीं पर, तो आप देखोगे चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाले पूरे प्लांट एकदम भर गए हैं उसमें। उसको कहते हैं आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ। इसको एक समय खूबसूरत प्लांट के रूप में भारत में लाया गया था, ठीक है, और डाल दिया गया। अभी इतना ज़्यादा ग्रो कर गए हैं कि वाटर बॉडीज़ में दूसरे के लिए जगह नहीं रह जा रहा है, और इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो फिश कल्चर हो रहा था बंगाल में, तालाबों में, क्योंकि बंगाल में फ़िश की बहुत ज़्यादा खपत है, तो लोग वहाँ फ़िश कल्चर करते हैं, तो वहाँ पर वाटर बॉडीज़ में डेवलप कर गए। तो वह बेचारे जो फिश पालन करते थे उनके लिए मुश्किल हो गया, उनको पीरियोडिकली इसको हर 15 दिन, महीने दिन में इनको निकालना पड़ता है, नहीं तो ये इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं कि फ़िश के लिए जगह और ऑक्सीजन नहीं बचता है। दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम। बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं और आपको डेली वाइज निकालना पड़ेगा। दीज आर प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया। देखिए, मैंने कहा ना आइकॉर्निया क्रेसिप्स, द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड आल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ये देखिए, बंगाल का ये भय पैदा कर दिया, बंगाल में आतंकवाद की तरह इतना ज़्यादा फैल रहा है। दे ग्रो एबंडेंटली इन यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज। अभी यूट्रॉफिक क्या है? यूट्रॉफिक का मतलब ऐसे वाटर बॉडीज जहाँ पर ये केमिकल फर्टिलाइजर पहुँच गए हैं खेतों से धुल धुल करके, क्योंकि इंसान क्या सोचता है कि हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड छिड़केंगे तो ज़्यादा फसल होगी, लेकिन उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है आप देखिए कि वहाँ से धुल के ये चीज़ें वाटर बॉडीज में आ रहे हैं और वाटर बॉडीज में ये चीज़ें ग्रो कर रहे हैं। एंड लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडीज। ये देखिए, पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ कर दिया पानी का। सीवेज फ्रॉम आवर होम्स एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल्स आर लाइकली टू कंटेन
मैनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए हमारे घरों के सीवेज में क्यों है, क्योंकि हम वहां पर टॉयलेट का लाइन जोड़ के रखे हैं। और हॉस्पिटल से क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल से जो बायोमेडिकल वेस्ट आ रहा है, निकल रहा है, उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, क्योंकि वो बीमार लोगों से निकल रहे हैं, है ना। तो ये अगर चले गए पानी में तो वहां पर बहुत ज़्यादा ये देखिए क्या लिखा है, इट्स डिस्पोजल इनटू वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट मे कॉज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज। खतरनाक बीमारियां पानी में आ जाएंगी और उसको पीने वाले को बीमारी हो जाएगी, सच एज डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, क्योंकि इनके पेशेंट भर्ती हैं हॉस्पिटल में और घर में भी हो सकते हैं। और घर से वो टॉयलेट में गया, टॉयलेट से निकल के पानी में गया, पानी से वो नदी में गया और नदी में फिर किसी इंसान में गया। तो इसलिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको इस तरह से प्लांट ट्रीट कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाते हैं रास्ते में, और क्लीन वाटर हम नदी में डालते हैं, जैसे इलाहाबाद में किया गया था कुंभ मेला से पहले। तो काफ़ी अच्छा वो ग्रो किया, मतलब वो अच्छा मतलब रिजल्ट दिया। पिक्टोरियल व्यू ऑफ एल्गल ब्लूम, आप देख सकते हैं कि एक तालाब का फोटो है ये। अब पूरा ये एल्गी जो है तालाब के पानी में ये ग्रो कर गए हैं और पूरे तालाब के पानी को हरा कर दिया है। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है लगभग अब हर गांव में, हर शहर में जहां तालाब है वहां आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो धुल धुल करके तालाबों में पहुंच रहे हैं। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड processing, chemical manufacturing, etc. often contain toxic substances, notably heavy metals defined as elements with density more than 5 gram per centimeter cube, such as mercury, cadmium, copper, lead, etc. and a variety of organic compounds. मैंने अभी आपको बताया था कि जो लेदर इंडस्ट्री है, जो शुगर इंडस्ट्री है, साथ में पेपर इंडस्ट्री, ये भी एक शामिल कर लीजिए। इनसे जो इफ्लुएंट निकलते हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, क्योंकि ये प्लांट के पार्ट्स में से चलने वाले हैं, एनिमल के पार्ट्स से चलने वाले फैक्ट्रीज हैं, तो इनसे जो निकलते हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी दूसरी फैक्ट्रीज हैं, जो आयरन फैक्ट्री होती है, आयरन स्पंज आयरन फैक्ट्री है ना, या एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, या इस तरह की जो मेटल एक्सट्रैक्शन वाली फैक्ट्रीज हैं, या इस तरह से और दूसरी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाते हैं, उनमें भी वहाँ से जो वेस्ट वाटर निकलता है उनमें मेनली इनऑर्गेनिक चीज़ें रहती हैं, हैवी मेटल्स, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, है ना। जैसे देखिए कि मरकरी है, कैडमियम है, कॉपर है, लेड है, ये हो सकते हैं। और ये सब चीज़ें पानी में पहुंचते हैं धुल करके, है ना। ए फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफन प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। देखिए इन द एक्वेटिक फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है, देखिए जो भी चीज़ वाटर बॉडी में है, पानी में है, वो एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल में पहुंचेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो वाटर सॉल्युबल हैं वो तो शरीर में पहुंचते हैं, यूरिन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो लिपोफिलिक होते हैं, जो लिपिड में सॉल्युबल हैं, वो हमारे शरीर के लिपिड में, फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं और वो शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं। तो उसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसका सबसे पहला जो स्टडी किया गया था वो डीडीटी में स्टडी किया गया था। आगे मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूँ डीडीटी का, कि कैसे वो बायोमैग्निफिकेशन करता है और एक एनिमल से दूसरे एनिमल में कैसे वो बढ़ता चला जाता है। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। क्योंकि देखिए जैसे मान लो डीडीटी है, पानी में आया, पानी से वो प्लांट में गया, प्लांट से फिश में आया, फिश को एनिमल्स ने खाया, तो वो उनमें बढ़ता चला जाता है। प्लांट में कम, फिश में ज़्यादा, उससे और ज़्यादा, उससे और ज़्यादा, जो उनको खाते जा रहे हैं। तो एक से ज़्यादा आगे ट्रॉफिक लेवल में वो बढ़ते चला जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड एंड इज दस पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होता है, वो यूरिन से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए शरीर में एकत्र हो जाता है और वो अगले जनरेशन, अगले ट्रॉफिक लेवल में पास होने लगता है। अब यहाँ पर दिस फिनोमिना इज वेल नोन फॉर द मर्करी एंड डीडीटी। ये देखिए डीडीटी का मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए कि पानी में डीडीटी कितना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है वाटर में डीडीटी है 0.003 ppb है ना, ये देखना ध्यान से, पार्ट्स पर बिलियन। देखिए अब मैं आपको कुछ चीजें पहले बता दूं, पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर मिलियन, इनका क्या मतलब होता है। वैसे तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपको मालूम होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। मान लो हमने कहा पानी में
0.003 पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, है ना। 1 अरब जो है 100 करोड़, मान लो पानी और इनके जो है 100 करोड़ मालिक्यूल आप लेते हो, 1 अरब मालिक्यूल लेते हो, तो डीडीटी के मालिक्यूल इतने मिलेंगे उसके अंदर, ऐसा है। 100 करोड़ में इतने मालिक्यूल। वैसे पीपीएम, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख मालिक्यूल लोगे तो इतने मालिक्यूल उसमें मिलेंगे, ऐसा है। तो पीपीबी का मतलब 1 अरब मालिक्यूल के पीछे कितने मालिक्यूल, और मिलियन पीपीएम का मतलब 1 मिलियन मालिक्यूल के पीछे कितने मालिक्यूल। जैसे वाटर में डीडीटी 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, मतलब टोटल अगर हम 1 अरब मालिक्यूल लेंगे तो उसमें डीडीटी के मालिक्यूल इतने मिलेंगे आपको, इतना पानी में डीडीटी है, ठीक है। अब ये जो डीडीटी जो 0.033 पार्ट पर बिलियन है पानी में, वो जो प्लैंक्टॉन्स में पहुंचा तो उसमें इसकी मात्रा हो गई 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। अब सोचिए, ये 1 अरब में 0.003 था, ये 10 लाख में 0.04 है। अब पता नहीं कितने गुना बढ़ गया, आप सोच सकते हैं। तो जो प्लैंक्टॉन में आ गया 0.04, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। अब जो प्लैंक्टॉन को जो खाते हैं छोटे बड़े फिश जो है, छोटे फिश, उसमें डीडीटी आ गया 0.5 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इससे लगभग 10-11 गुना ज्यादा बढ़ गया इसमें। इससे तो सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़ा था ना, यहां पर सिर्फ 10 गुना ज्यादा बढ़ा, ठीक। अब जो स्मॉल फिश को खाने वाले बड़े फिश हैं उसमें देखिए ये हो गया 2 ppm, 2 ppm हो गया, मतलब ये हो गया 4 गुना ज्यादा, 0.05 से 4 गुना हो गया 2 ppm, ठीक है। अब इसको खाने वाले जो बड़े एनिमल्स हैं, जो पक्षी वगैरह हैं, फिश ईटिंग बर्ड्स, उनमें डीडीटी हो गया 25 ppm। देखिए मतलब ये करीब 12-13 गुना ज्यादा बढ़ गया ppm, है ना। इधर ppm है, ध्यान रखेंगे, और इधर ppb है, इस बात को जरा ध्यान रखेंगे कि डीडीटी ऐसा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पानी से पहले जो प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन में आए, इनमें से इकट्ठे होकर इनमें चले गए, इनमें इकट्ठे होकर इनमें चले गए, इनमें, मतलब ये बढ़ते चले जा रहे हैं ना, क्योंकि उनसे वो इकट्ठे हो रहे हैं दूसरे में जाकर के, ऐसा हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए फिगर 16.5 हमने देखा, शोज बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन एक्वेटिक फूड चेन, है ना। तो कैसे डीडीटी बढ़ते चला गया। इन दिस मैनर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इज इंक्रीज्ड एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, से इफ it starts in 0.003 ppb parts per billion in water, it can ultimately reach 25 ppm parts per million in fish eating birds। तो सोचिए इतने कम था पानी में, वो बढ़ करके बर्ड में इतना पहुंच गया। तो सोचिए अगर ये पानी में अमाउंट बढ़ता है थोड़ा सा भी, तो यहां पर कितना हो जाएगा। अगर 0.003 है तो 25, मान लो 0.006 हो गया तो ये 50 हो जाएगा ppm, मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आप सोच सकते हैं, है ना, थ्रू बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। अब देखिए बर्ड्स में क्या प्रॉब्लम करता है, बर्ड्स के जो अंडे होते हैं, एग्स, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल होता है। बर्ड्स का जो एग है, अंडा है, वो शेल्ड एग कहलाता है। बर्ड है, रेप्टाइल है, इनके शेल्ड एग होते हैं। तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर है, शेल है, वो ठीक से नहीं बन पाएगा, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया डीडीटी के कारण से। अब अगर अंडे में शेल नहीं बन पाएगा, अब बिना शेल का अगर अंडा देती है वो, तो वो अंडा, वो एग नहीं टिकेगा, वो मर जाएगा। इसके कारण से कई देशों में कुछ बर्ड्स जो हैं विलुप्ति के कगार पे आ गए थे। जैसे कि अमेरिका में, यूएसए में एक बर्ड पाई जाती है, बाल्ड ईगल, ठीक है, बड़े साइज का एक ईगल पाई जाती है। उसके जो है लगभग सारे मेंबर्स खत्म होने पे आ गए, 2-4 मेंबर ही बचे, और तब तक हमको समझ में आया कि ये डीडीटी का प्रॉब्लम है, तो डीडीटी को उस देश में बैन किया गया, और तब जाकर के वो थोड़ी सी स्थिति संभली, और अब शायद वहां पर इनके जो है नंबर्स थोड़े से बढ़े हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स व्हिच कॉज थीनिंग ऑफ एग शेल and their premature breaking eventually causing decline in the birds population। और ये बाल्ड ईगल के साथ हुआ था यूएसए में, ठीक है। ये देखिए ईगल का ही यहाँ पर फोटो भी छपा हुआ है ना। अब क्या है यूट्रॉफिकेशन, मैंने हमेशा इसके बारे में चर्चा किया है आपसे। यूट्रॉफिकेशन, यू का मतलब है ज्यादा हो जाना, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड मटेरियल।
तो पानी में फूड मटेरियल ज़्यादा हो जाना, मतलब क्या कि पानी में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनका अमाउंट बढ़ जाना, ये यूट्रॉफिकेशन कहलाता है। कहाँ से आता है? तो जो हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो खेतों से धुल करके पानी में आया, पानी से नदी में या तालाब में जाएगा, तो वहाँ जो है इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का अमाउंट बढ़ जाता है और परिणाम ये होता है कि वहाँ पर जो एल्गी वगैरह है उनके ग्रोथ को सपोर्ट करने लगता है। अभी थोड़ा देर पहले भी इसके बारे में चर्चा आपसे किया है। यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। तो न्यूट्रिशन बढ़ता चला गया वो केमिकल फर्टिलाइजर से। इन अ यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ। जो शुरू बना हुआ झील है या तालाब है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, तो पानी साफ दिखेगा आपको, उसमें ज़्यादा कुछ एल्गी वेल्गी या कुछ और डेवलप करते हुए नहीं दिखेंगे। विथ टाइम streams draining into the lake introduce nutrients such as nitrogen and phosphorus which encourage the growth of aquatic organisms। अब जो पानी से आ रहे हैं ये चीज़ें नाइट्रोजन फास्फोरस केमिकल फर्टिलाइजर्स वो जो हैं एल्गी वगैरह की ग्रोथ को सपोर्ट करने लगते हैं। एज द लेक्स फर्टिलिटी इंक्रीजेस प्लांट एंड एनिमल लाइफ bargains and organic remains begin to be deposited on the lake bottom। तो सीधी सी बात है कि जब उसमें एल्गी और एनिमल डेवलप करेंगे तो मरेंगे तो उनके ऑर्गेनिक जो पार्ट हैं वो नीचे डिपॉजिट होने लगेंगे। उसको सिल्ट कहते हैं, सिल्ट, गाद, और काला काला जो है लेयर बढ़ता चला जाता है झील के अंदर पानी में। तो झील जो है जो गहरा था वो अब थोड़ा जो है वो सेलो होता चला गया और एक समय आएगा कि पानी खत्म ही हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ओवर द सेंचुरीज द सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस पाइल अप। ये देखिए सैकड़ों सालों में ये हो रहा है कि नीचे जो है गाद जमा हो रहा है। द लेक ग्रो शेलोअर एंड वार्मर विथ वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स सप्लांटिंग दोज दैट थ्राइव इन कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो ठंडे पानी में ग्रो कर सकते थे वो ऑर्गेनिज्म खत्म होने लग गए और जो थोड़े गर्म पानी में ग्रो कर सकते हैं वो वहाँ पर डेवलप करने लग गए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से वहाँ पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा और पानी गर्म होने लगेगा, तो ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा। मार्स प्लांट्स टेक रूट इन द सेलो एंड बिगिन टू फिल इन द ओरिजिनल लेक बेसिन। तो अब वहाँ पर जो है पानी कम गहरा हो गया तो उसमें मार्सी प्लांट जो दलदल में उगते हैं वो ग्रो करने लग गए। इवेंचुअली द लेक गिव्स वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स बॉग फाइनली कन्वर्टिंग इनटू लैंड। तो आपको मैंने पिछले क्लासेस में एक हाइड्रोशियर पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि झील वगैरह में कैसे प्लांट धीरे धीरे ग्रो करते हैं और एक समय आता है कि वो जंगल बन जाता है। हाइड्रोशियर, जीरोशियर, ये लिथोशियर मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें ये चीज़ें हमने डिटेल देखा था। ठीक है, कैसे वो धीरे धीरे लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर्स द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक मे स्पान थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ये बात अलग है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, कितने एल्गी ग्रो कर रहे हैं एनिमल प्लांट्स, उसकी जो रेट है उसके आधार पे ये टाइम ले सकता है। ये कुछ 100 सालों से लेके 1000 साल तक भी लगा सकता है कि एक झील जो पहले 1000 साल 2000 साल पहले झील थी वो अब जंगल में बदल गई, ऐसा हो सकता है। हाउएवर pollutants from man's activities like effluents from the industries and homes can radically accelerate the aging process। अब देखिए कि मानवीय क्रियाओं से जो इफ्लुएंट जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जा रहे हैं, मान लो झील में ही नाली का पानी जा रहा है और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को और बढ़ा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी। दिस फिनोमिना हैज़ बीन कॉल्ड कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। आपने और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया तो उसको ये बता रहा है कि ये कहा जाता है कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। During the past centuries, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agriculture and industrial waste। देखिए क्या लिखा है, कई ऐसे झील हैं पूरी दुनिया में जिसमें चीज़ें हुई कि इंडस्ट्री के, घरों के जो नाली का पानी है वो जाने लग गया और वो बहुत सीवियर तरीके से यूट्रॉफिकेटेड हो गया और अब वो जो है काफ़ी सिमट गए हैं वो झील। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, वह है डल लेक। डल झील है जो कश्मीर में है, आप सुने होंगे। वो पहले बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, अब वो सिकुड़ के छोटा हो गया है, लोगों ने उस पर घर बना लिए हैं, ये स्थिति है। द प्राइम contaminants are nitrate and phosphates
विशेषकर हम खेतों में जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के डालते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो ये आते हैं पानी में, विच एक्ट एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट, और ये दूसरे प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, कॉजिंग unsightly scum and unpleasant odor and robbing the water of dissolved oxygen vital to other aquatic life। तो ये जो एल्गी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, एक तो ऊपर में ये एक झाग टाइप का, एक लेयर टाइप का बना देते हैं, बदबू आने लगता है, उसकी जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेते हैं, और उसके कारण से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फिश वगैरह हैं, उन पर डेंजर आ जाता है और मरने लगते हैं। एट सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट्स flowing into lake may poison whole populations of fish whose decomposing remains further deplete the water dissolved oxygen content। अब मान लो तालाब में या झील में कोई पॉइजनस सब्सटेंस पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, तो उनके कारण से फिश और मरने लगते हैं, और फिश के मरने के सड़ने से उसमें और ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ये बीओडी और बढ़ने लगता है। इन सच फैशन लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ, और उस झील की मौत हो जाती है। मतलब क्या कि धीरे धीरे वो झील खत्म हो जाती है। हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स कंस्टिट्यूट अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स। देखिए, आपके शहर में अगर कोई थर्मल पावर प्लांट हो, जो पावर हाउस है वो है, तो आप देख सकते हैं इसको। मैंने देखा है, कोरबा में रहा हूं मैं, वो बहुत बड़े कई वहां पर थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो वहाँ पर क्या किया गया है कि एक बड़ा सा एक नदी है वहाँ, हसदेव नदी, उसको बांध दिया गया है, उसमें से पानी इकट्ठा करते हैं, पानी को ले जाकर के थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन है उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर में यूज़ करते हैं। फिर वहाँ से एक नहर निकलती है, कैनाल, उसमें वो पानी छोड़ दिया जाता है। तो पानी बहुत गर्म रहती है, इतनी गर्म रहती है छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। अब वो नहर का पानी जो है बह करके थोड़ा दूर जा करके फिर से वो कहीं पर नदी में मिल रही है, और रास्ते में वो कई खेतों में डालने के काम आता है, वो सिंचाई के काम आता है। अब वो पानी इतना गर्म है, और आपको पता है कि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होता है, और ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं है तो उसमें फिर फिश ग्रो नहीं कर पाएंगे, और फिश ग्रो नहीं कर पाएंगे तो पानी धीरे धीरे फिर वो अनयूजेबल रह जाएगा किसी एनिमल या प्लांट के लिए। तो पानी का गर्म होना भी एक प्रकार का पॉल्यूशन है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट्स or reduce the number of organisms sensitive to high temperature and may enhance the growth of plants and fish in extremely cold areas, but only after causing damage to the indigenous flora and fauna। ठीक है, तो अगर एक ठंडे इलाके में पहुंच गया तब तो वहां पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे गर्म पानी में। ठीक है, ये एक केस स्टडी है, इसको हम पढ़ लेते हैं फिर हम खत्म करेंगे इसको। एक केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देखिए, केस स्टडी हम कर रहे हैं एक शहर का, कि उन्होंने अपने शहर के नाली के पानी को कैसे वो मैनेज किए, और उसको नदी में छोड़ने से पहले उसको कैसे साफ किए बिना किसी ट्रीटमेंट प्लांट अलग से बैठाए, इसका हम स्टडी करेंगे। वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड in an integrated manner by utilizing a mix of artificial and natural process। अब इसको कैसे किया देखिए। An example of such initiative is the town of आर्कटा। आर्कटा एक टाउन है जो कैलिफोर्निया के जो है पास नॉर्दर्न कोस्ट में ये मतलब स्थित है। कैलिफोर्निया के पास मतलब एक आर्कटा करके शहर है। इन्होंने कोलेबरेटिंग विथ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हेम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, द टाउन पीपल क्रिएटेड ए इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन ए नेचुरल सिस्टम। तो यहाँ के लोगों ने हेम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के एक प्लान तैयार किया। क्या प्लान तैयार किया? इन्होंने अपने वेस्ट वाटर को आसपास के दलदली जंगली इलाकों में छोड़ना शुरू किया। तो वो जो दलदल है, जो जंगल है, वो उसने जो है उस वेस्ट वाटर को फिल्टर किया, फिर उसको ले जाकर के नदी में इन्होंने डालना शुरू किया। द क्लीनिंग occurs in two stages. A, the conventional sedimentation, filtering and chlorine treatments are given। पहले तो उसको छाना गया, सेडिमेंट किया गया, क्लोरीन ट्रीटमेंट दे दिया गया,
आफ्टर दिस स्टेज लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट्स लाइक डिजॉल्व्ड हेवी मेटल्स स्टिल रिमेन। अब जो हेवी मेटल्स है वो रह गए, बाकी इन ऑर्गेनिक तो निकल गए, या हेवी मेटल्स मतलब हेवी जो सॉलिड मटेरियल है वो निकल गए, लेकिन बाकी चीजें रह गए, हेवी मेटल्स रह गए। टू कॉम्बेट दिस एन innovative approach was taken and B. The biologists developed a series of 6 connected marshes over 60 hectares of marshland। तो इन्होंने दलदली इलाके के जो 60 हेक्टेयर में था, उस 60 हेक्टेयर के दलदली इलाके को 6 अलग अलग भागों में बांटा और उसमें उन्होंने इस वेस्ट वाटर को फ्लो करना चालू किया। एप्रोप्रिएट प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया वेयर सीडेड इनटू द एरिया। मतलब जो चीजें साफ कर सकती हैं पानी को, उन प्लांट्स को, एल्गी को, फंजाई को, बैक्टीरिया को उन्होंने उन जगहों में ग्रो कराया। विच न्यूट्रलाइज, एब्सॉर्ब एंड एसिमिलेट द पॉल्यूटेंट्स, हेंस एज द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्सेस इट गेट्स प्यूरिफाइड नेचुरली। देखिए क्या किया, पहले पानी को साफ कर दिया, थोड़ा सा सॉलिड मटेरियल अलग कर दिया गया, फिर उसको दलदली इलाके में छोड़ दिया और दलदली इलाकों में उन्होंने कुछ फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह ग्रो करा दिया था जो इनमें से हेवी मेटल्स और पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते थे। तो पानी जब छोड़ा तो उन्होंने इसको साफ किया आगे चल के, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ने, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी ने, और फिर वो साफ पानी फिर आगे उन्होंने नदियों में छोड़ दिया। द मार्सेस आल्सो कंस्टिट्यूट ये सेंचुरी which with a high level of biodiversity in the form of fish, animals and birds that now reside there। तो इस मार्सी एरिया में इन्होंने एक सेंचुरी भी डेवलप कर दिया। सेंचुरी क्या होता है? ये छोटा सा जंगल होता है या बड़ा सा जंगल होता है। एकदम बड़ा जंगल तो नेशनल पार्क हो जाता है, मीडियम साइज का होता है। तो उसको डेवलप कर दिया वहां पर, जहां पर तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप कर गए। ए सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द आर्कटा मार्स फोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। तो कुछ लोगों का कमिटी बना दिया गया जिसको अपन कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्स फोम। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम इसकी देखभाल करेंगे। ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स वाटर, दैट इज द क्रिएशन ऑफ सीवेज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेस्ट है वो घुलता है पानी में जिससे सीवेज बनता है। बट व्हाट इफ वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सक्रीटा। आजकल एक ड्राई टॉयलेट का कंसेप्ट आया है। ड्राई टॉयलेट में क्या होता है, पानी का उपयोग नहीं होता, सीधा मानव मल जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, वो पानी में नहीं घुलता। और जो इकट्ठा किया हुआ मानव मल है वो जो है कलेक्ट किया जाता है सॉलिड फॉर्म में, उसको जो है ये जो बायो फर्टिलाइजर है वो बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। और बायो फर्टिलाइजर बन जाता है तो खेतों में यूज कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम जो पानी वाला टॉयलेट है उसकी जगह ड्राई टॉयलेट यूज करना सीख जाएं, जो कि अब कुछ शहरों में लॉन्च कर दिया गया है, और ड्राई टॉयलेट से जो फीकस है वो सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा करके उसको बना लें फर्टिलाइजर और यूज करें, तो ये पानी में जाना बंद हो जाएगा ना। तो पानी का जो काफी ज्यादा पॉल्यूशन है वो कम होने लग जाएगा, बंद हो जाएगा। कैन यू इमेज the amount of water that one can save if one did not have to flush the toilet। एक तो पानी की कितनी बचत हो जाएगी। बड़े शहरों में या जो डेजर्ट एरिया है उसमें पानी की कितनी ज़्यादा कमी होती है, आप सोचिए, है ना। वेल दिस इज ऑलरेडी ए रियलिटी। क्या कि ड्राई टॉयलेट हम यूज़ कर रहे हैं। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। ये ऑटोमेटिक जुड़ा होता है कंपोस्टिंग पिट से। जैसे ही आप फिकस पास करते हैं, सॉलिड फिकस चला जाता है एक कंपोस्टिंग पिट में और वहां पर वो खाद बनना उसका चालू हो जाता है। जिस तरह से हम फ्लश करते हैं उसकी जगह वो ऑटोमेटिक चला जाता है, उसमें इस तरह से सिस्टम बना होता है। दिस इज ए प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। आराम से आप इससे डिस्पोजल कर सकते हो। द की पॉइंट टू नोट हियर इज दैट विद दिस composting method human excreta can be recycled into resources as natural fertilizer which reduces the need for chemical fertilizers। तो आप कह सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह इसको अगर यूज करेंगे अपन खेतों में, हालांकि देखिए भारत में पॉसिबल नहीं है। भारत में पता चलेगा कि ये खाद जो है मानव मल से बना है, लेट्रिन से बना है, तो किसान उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपन उसको बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं। या फिर जो है दूसरे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप प्लांट के अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं, उनमें हम खाद के रूप में उसको डाल सकते हैं। ठीक है, विच रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। देयर आर वर्किंग
इकोसेन टॉयलेट इन मैनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। ये देखिए, तो इको फ्रेंडली जो टॉयलेट है केरला में, जिसको इकोसेन कहा जाता है, ये टॉयलेट अब केरला में, श्रीलंका में यूज़ होने शुरू हो गए हैं, है ना। अब और भी जो ज़रूरत होती है पानी की, उसको कैसे करते हैं इसमें, ये मुझे भी नहीं पता है। ड्राई टॉयलेट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पानी की आवश्यकता सिर्फ फ्लश करने के लिए नहीं होता है, और भी कई काम के लिए होता है वहाँ पर टॉयलेट में। उस काम को बिना पानी के कैसे करेंगे, ये समझ से बाहर है, ठीक है। लेकिन करते होंगे कुछ वहाँ पर, है ना। जैसे कि टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उस टाइप की कुछ चीज़ें वहाँ पर यूज़ करके काम चलाते होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और बहुत जल्दी मैं केमिस्ट्री चालू कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बता दिया था। उसके चैनल के लिंक आपको भेज दूंगा मैं, आप जरूर उसको देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जिस तरह से आपने मेरे बायो के चैनल को सपोर्ट किया है, वैसे ही आप मेरे प्लीज़ केमिस्ट्री के चैनल को भी सपोर्ट करिए। और मैं उसमें भी पूरा एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दो अलग अलग लैंग्वेज में बनाऊंगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र, तो जरूर कर लें प्लीज़, है ना। इससे मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है आपके इस छोटे से हेल्प से। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।